गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 29 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर आप इन्हें शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज 29 अगस्त का दिन है, 29 अगस्त है और 29 अगस्त महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इसी दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस हम मनाते हैं और उन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे हम राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन करते हैं। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। तो ये याद रख लेना, कई बार स्टेट पीसीएस में और वनडे एग्जाम में कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। ऑप्शन बी है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन सी है बायोडाइवर्सिटी या ऑप्शन डी है लोगों को प्रकृति से जोड़ें, कनेक्टिंग पीपल टू फॉर नेचर। राइट, तो इसका क्या आंसर है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। एफएटीएफ के प्रतिबंध की आशंका से सहमा पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो सकता है, अभी ग्रे लिस्ट में शामिल है। ग्रे लिस्ट में शामिल होने का क्या मतलब होता है, ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का क्या मतलब होता है, इस पे हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। देखो, मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ अलग बात है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पेपर पढ़ना चाहिए एटलीस्ट जिस टॉपिक की चर्चा मैं कर रहा हूँ। जैसे इस टॉपिक की मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, इसको आपको निश्चित तौर पर पढ़ना चाहिए। राइट, और इसको पढ़ने के लिए आपको दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ना होगा। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आपको अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से एटलीस्ट जिस टॉपिक की मैं चर्चा करता हूँ वो टॉपिक निश्चित तौर पे आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का क्या मतलब हो सकता है। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। इसका गठन किया गया था 1989 में। 1989 में एफएटीएफ का गठन किया गया था। G7 कंट्री के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसमें वर्तमान में 39 इसके सदस्य हैं, 39 इसके मेंबर हैं, जिसमें 37 मेंबर देश हैं। 37 मेंबर देश हैं प्लस 2 अन्य जो इसका मेंबर है वो क्षेत्रीय संस्थाएं हैं। यूरोपीय कमीशन और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल इसके मेंबर हैं। एफएटीएफ के 37 देश मेंबर हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन मेंबर हैं, यूरोपीय यूनियन और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। एफएटीएफ का भारत सदस्य 2010 में बना है। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया और सऊदी अरब इसका पर्यवेक्षक था। वर्तमान में सिर्फ इंडोनेशिया इसका पर्यवेक्षक है। 2019 में सऊदी अरब को इसके सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बेसिक इंफॉर्मेशन, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का क्या मतलब होता है? ग्रे लिस्ट में मतलब होता है कि जिन देश पे संदेह होता है वो ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता जिसके तहत आतंकवादी संगठन को फंडिंग न हो, उसे ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। यानी किसी देश पे अगर संदेह है कि वो किसी आतंकवादी संगठन की फंडिंग करता है तो उसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। एक और इन्फॉर्मेशन पहले जान लो आप। ओके, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जान लो। जब एफएटीएफ की स्थापना हुई थी 1989 में, हाँ यहाँ दिया हुआ भी है, जब एफएटीएफ की स्थापना हुई थी 1989 में तो इसका मकसद था मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। लेकिन 2001 में इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार करके आतंकवादियों के वित्त पोषण को रोकना भी इसमें शामिल किया गया। तो बेसिकली एफएटीएफ का 2 काम है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और दूसरा है आतंकवादियों को जो वित्त पोषण मिलता है, उसको जो फिनांस मिलता है, उसको जो पैसा मिलता है, उस
पैसा के स्रोत को रोकना, ये दोनों ही काम है FATF का। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि FATF के जो देश हैं उसे शक है, उसे संदेह है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को वित्त पोषण करने का काम करते हैं। लेकिन जब ये संदेह साबित हो जाता है, जब संदेह जो है ये साबित हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में इन देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। ग्रे लिस्ट का मतलब क्या है, ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर संदेह की कंडीशन होगी तो ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाएगा, अगर संदेह कंफर्म हो जाएगा, साबित हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। अब देखो, अगर ग्रे लिस्ट में शामिल है तब भी वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था, IMF जैसी संस्था इन देशों को पैसा दे सकती है। IMF, वर्ल्ड बैंक इन देशों को पैसा दे सकती है जो ग्रे लिस्ट में शामिल है। एक तरह से वो पाकिस्तान को पैसा दे सकती है लोन में, लेकिन फिर उसे बताना होगा कि वो पैसा का खर्चा वो कहाँ पे कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो पैसा वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को लोन के रूप में दिया है उसका खर्चा कहीं ना कहीं पाकिस्तान आतंकवादियों को वित्त पोषण के लिए तो नहीं कर रहा, इंडिया में टेररिज्म को बढ़ाने के लिए तो नहीं कर रहा। तो इसलिए उसे एक एक डॉलर का हिसाब वर्ल्ड बैंक को देना होगा। लेकिन अगर इसी ग्रे लिस्ट के बाद पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में वर्ल्ड बैंक, IMF कोई भी संस्था पाकिस्तान को पैसा नहीं देगी, ऋण नहीं देगी। जितनी भी कंट्री थे, बड़ी बड़ी कंट्री हैं, जितने भी कंट्री इसके मेंबर हैं, वो पाकिस्तान को पैसा नहीं देंगे, चीन छोड़ के। चीन तो देगा ही। तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको जानकारी होना चाहिए। लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषण को बंद करने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान की पूर्व की भांति ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। पाकिस्तान को जो है 27 पॉइंट दिया गया था कि 27 पॉइंट एक्शन आप लीजिए, 27 ये काम कीजिए, तभी जाकर हम आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकालेंगे। पाकिस्तान ने अभी तक इन 27 एक्शन के तहत काम नहीं किया जो ग्रे लिस्ट से उसे बाहर निकलने के लिए सौंपा था FATF ने। और इसकी जो मीटिंग होने वाली थी जून 2020 में मीटिंग होने वाली थी, और कोरोना के कारण मीटिंग टल गई है। अभी ये मीटिंग अक्टूबर 2020 में है। तो अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल के ब्लैक लिस्ट में शामिल हो सकता है। और भारत भी एक प्रूफ देने वाला है। भारत भी जो है कुछ प्रूफ, जो प्रूफ भारत ने पुलवामा हमले का जो प्रूफ है, वो प्रूफ भारत जो है FATF को सौंपेगा। FATF पुलवामा हमले पे हमारे पास प्रूफ है कि पुलवामा हमले को किया किसने था, मसूद अजहर ने किया था। मसूद अजहर कहाँ रहता है, पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान उसको फंडिंग करने का काम करती है। तो वो सारा का सारा डाटा भी हम FATF में सौंपेंगे। हो सकता है पाकिस्तान इससे ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाए। बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे छात्र, सुप्रीम कोर्ट। जो लोग अभी फाइनल ईयर में हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन है कि आपको फाइनल ईयर क्रॉस करना है, फाइनल ईयर पास करना है, पूरे आपको डिग्री चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, राइट। बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपको अधिक जानकारी UPSC के लिए अधिक रिलेवेंट नहीं है, बस ये रिलेवेंट है कि UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट लगातार चर्चा में है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो ये न्यूज जो है, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल, CM और मंत्रियों के अधिकार तय हो गया। उपराज्यपाल का क्या अधिकार होगा, मुख्यमंत्री का क्या अधिकार होगा, ये अधिकार तय हो गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था और उसके तहत जम्मू कश्मीर एक राज्य था भारत में। उस राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। एक लद्दाख में बांट दिया गया और दूसरा बांट दिया गया जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में दिल्ली और पुद्दुचेरी के तरह वहाँ पे मुख्यमंत्री होगा, राइट। जिस तरह से दिल्ली में मुख्यमंत्री होता है, भले ही दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पुद्दुचेरी में मुख्यमंत्री का पद होता है, विधानसभा होता है, भले ही वो केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर होगा। लेकिन लद्दाख पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश होगा। जैसे चंडीगढ़ है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जैसे लक्षद्वीप है, उसी तरह से लद्दाख होगा, राइट। तो अब मान लो मुख्यमंत्री भी होगा, चीफ मिनिस्टर भी होगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा।
तो ऐसे कंडीशन में दोनों के बीच में क्या अधिकार होना चाहिए। जैसे दिल्ली में आपने डिस्प्यूट सुना होगा कि मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में डिस्प्यूट होते रहता है। उस डिस्प्यूट से बचने के लिए जम्मू कश्मीर में जो है मुख्यमंत्री के और मंत्रियों के अधिकार और साथ ही साथ उपराज्यपाल के अधिकार को तय कर दिया गया। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ सिर्फ जानकारी होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम क्या है, उसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनधन खाता धारकों को मिलेगी बीमा की सुरक्षा। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लाया गया था। आज 6 वर्ष कंप्लीट कर लिया है। लगभग 40 करोड़ लोग जनधन योजना से जुड़े हुए हैं और 34.81 करोड़ का खाता अभी एक्टिव है, सक्रिय है, राइट। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो जानकारी आपको होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 बीमा योजना की चर्चा है। इन दोनों को जोड़ा जाएगा जनधन खाता से। पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोनों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष, याद रख लेना, 18 से 50 वर्ष तक के जो लोग हैं उसके लिए ये बीमा योजना लाया गया, 18 से 50 वर्ष के लिए। और इसके तहत जो है 330 रुपये की प्रीमियम पे 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। यानी अगर खाता धारक की मृत्यु होती है तो वैसे कंडीशन में आपको 2 लाख रुपए तक की जो है राशि आपको अवेलेबल होगी, आपको मिलेगी। और इसके लिए प्रीमियम कितना देना है? प्रीमियम देना है 330 रुपये पर ईयर। और ये प्रीमियम जो है आपके जनधन खाते से ही कट जाएगा, राइट। दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये जो है 18 से 70 वर्ष के लिए, 18 से 70 वर्ष के लिए है। इसके तहत मात्र 12 रुपये जो है प्रीमियम कटेगा 1 वर्ष के लिए, सिर्फ 12 रुपये प्रीमियम 1 वर्ष के लिए कटेगा। और 2 लाख रुपए तक का दुर्घटनावश मृत्यु और 1 लाख रुपए का दिव्यांगता बीमा सुविधा मुहैया कराया जाएगा। यानी इसके तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर आपकी मृत्यु होती है तो ऐसे कंडीशन में मृत्यु एक्सीडेंटल हो, दुर्घटना के कारण अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा इंश्योरेंस मिलेगा। और अगर दिव्यांगता होती है यानी आपके किसी अंग का नुकसान होता है तो ऐसे कंडीशन में आपको 1 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। तो ये दोनों ही इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है, इसके बारे में लिख लेना अपनी कॉपी में। और इसको कनेक्ट किससे किया जाएगा? जनधन योजना से कनेक्ट किया जाएगा। यानी जनधन योजना से अगर आप ये इंश्योरेंस लेते हैं तो जनधन योजना से प्रत्येक वर्ष आपके अकाउंट से ही पैसा कट जाएगा और इसके प्रीमियम में चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव आयोग की तैयारियों को मिला बल। बिहार का चुनाव निश्चित समय पे होगा, तय समय पे होगा। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर और नवंबर में होगा। अक्टूबर नवंबर में बिहार का चुनाव होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली कर दिया है कि कोरोना के कारण बिहार का चुनाव टलने वाला नहीं है। तो बेसिकली यहाँ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से निर्वाचन आयोग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। अपने बेसिक लक्ष्मीकांत किताब से आप जाकर के पढ़ सकते हैं और हमने भी कई बार निर्वाचन आयोग पे डिस्कस किया, राइट। देखो वैसी संस्था जो न्यूज़ में होती है, जो चर्चा में होती है, वो यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निर्वाचन आयोग चर्चा में है इसलिए यह यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरक्षण की नई बहस से बच रहे हैं राजनीतिक दल। इशू क्या था? कल हमने डिस्कस किया था डिटेल से, आज हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिक जानकारी मैं आपके लिए ये रखता हूँ कि क्या जो है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो इशू गया है, मैटर गया है कि क्या कोटा के अंतर्गत कोटा होना चाहिए। जैसे कल हमने एग्जाम्पल लिया था, एक कम्युनिटी है राजस्थान की मीना, राजस्थान की एसटी कम्युनिटी है जिसका नाम है मीना, शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो एक तरफ राजस्थान के शेड्यूल्ड ट्राइब है मीना और कई सारे जिला में आपने देखा होगा कि मीना नाम के आईएएस होते हैं। एक्चुअली वो ट्राइबल कम्युनिटी के आते हैं,
वो जनजाति है। और दूसरी तरफ एक जनजाति है सेंटिनलीज। सेंटिनलीज जो है अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की एक जनजाति है, जिसको सरकार के किसी सुविधा से कोई मतलब नहीं है, जो अभी भी आदिवासी की तरह जिंदगी यापन कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करना चाह रही है कि क्या अब मीना कम्युनिटी को आरक्षण मिलना चाहिए या सेंटिनलीज कम्युनिटी को आरक्षण मिलना चाहिए, राइट। दोनों ही एसटी कम्युनिटी है, क्या दोनों को आरक्षण मिलना चाहिए, सेम आरक्षण मिलना चाहिए, या जो सेंट्रलिस्ट कम्युनिटी है, जो समाज के मुख्य वर्ग से नहीं जुड़ा हुआ, मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ, क्या उसे अधिक आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट बिहार में अपनाया गया। बिहार में जैसे ओबीसी का आरक्षण है, तो ओबीसी के अंतर्गत एक ईबीसी कम्युनिटी बना दिया गया, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, और ईबीसी को जो है आरक्षण मिलता है, यानी कोटा के अंतर्गत कोटा मिलता है, राइट। कोटा के अंतर्गत कोटा मिलता है। ओबीसी कम्युनिटी के अंतर्गत वैसे जाति जिसका प्रतिनिधि समाज में नहीं है, उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, जिसे हम ईबीसी कहते हैं। तो इसी को कहा जाता है कोटा के अंतर्गत कोटा। और इसी को लेकर के आरक्षण की नई बहस छिड़ गई है सुप्रीम कोर्ट में, और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है। बाकी यूपीएससी के लिए आपके लिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है। ये आप जाकर के पढ़ लेना, आरक्षण से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या केस पे फैसला सुनाना चुनौतीपूर्ण रहा। जस्टिस गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई हमारे देश के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, वर्तमान में भी ये राज्यसभा सांसद हैं। तो इनका कहना है कि अयोध्या केस पे जो उन्होंने फैसला सुनाया वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, निश्चित तौर पे था। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने अयोध्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, जिस किसी को नॉलेज लेना है कि अयोध्या का एक्चुअल डिस्प्यूट क्या था, एक हमने वीडियो बनाया था अयोध्या मैटर को लेकर के, लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो है, जाकर के देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि अयोध्या का एग्जैक्ट डिस्प्यूट क्या है, राइट। बाकी इसको आप कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अयोध्या डिस्प्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे जो लोग वीडियो नहीं देखे हो मेरा, जाकर के देख लेना, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका मिल जाएगा। देखो एडिटोरियल काफ़ी, जो कल का एडिटोरियल और आज का एडिटोरियल दोनों शिक्षा पे लगातार दे रहा है। नई शिक्षा नीति जब से आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है, तब से शिक्षा को लेकर के लगातार एडिटोरियल देता है। प्रत्येक दिन ऐसा नहीं होता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट एडिटोरियल हो। जैसे आज का एडिटोरियल काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या क्या सकारात्मक पक्ष हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, और साथ ही साथ उसका क्या नकारात्मक पक्ष है, क्यों क्या क्या उसका नेगेटिव पॉइंट है, राइट। तो दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कुछ पॉजिटिव पॉइंट, 5 से 10 पॉजिटिव पॉइंट और 5 से 10 आपको नेगेटिव पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। कई बार हमने डिस्कस किया, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन जाकर के पढ़ लेना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको पढ़ सकते हैं आप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज 29 अगस्त है, और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस मनाया जाता है, और इसी के उपलक्ष्य पे हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो लगातार मांग उठती है कि मेजर ध्यानचंद जी को भी भारत रत्न दिया जाए। तो एक बार इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। चीन को लेकर के भी लगातार हमने डिस्कस किया है, हालांकि इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य इसमें नहीं दिया हुआ, लगातार हमने डिस्कस किया है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीन को लेकर के हमने डिस्कस किया है। इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं, राइट। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत होना जरूरी, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।
रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर, भारत अपनी रक्षा जरूरत का 60% आयात करता है। वर्तमान में भी भारत 60% जो है आयात करता है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। भारत रक्षा में दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, तो पहला कौन है? सऊदी अरब। याद रख लेना, सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा आयातक है रक्षा में, और दूसरा है हमारा इंडिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत $16.75 के आयात के साथ 2014 से लेकर 19 के बीच में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा उपकरण आयातक देश बना था। किसकी रिपोर्ट है? सिप्री की रिपोर्ट है। तो सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है? सरकार आत्मनिर्भर होने के लिए क्या प्रयास कर रही है? तो रक्षा सेक्टर में आत्मनिर्भर होने के लिए जो पहला काम सरकार ने किया है वो क्या है कि 101 रक्षा उपकरण जिसका आयात हम दूसरे देशों से करते थे, उसके आयात पे रोक लगाने का फैसला सरकार ने कर लिया। और ये जो है हम दिसंबर 2025 तक इस पर पूर्ण तरह से रोक लगा देंगे। 101 में 69 उपकरण जो है दिसंबर 2020 तक ही हम रोक लगा रहे हैं, और रेस्ट उपकरण जो है धीरे धीरे भारत बनाना शुरू करेगा और धीरे धीरे उसके आयात को प्रतिबंधित हम कर देंगे, यानी हम उसे पूर्णतः इंडिया में बनाएंगे। हमारे पास डाटा है कि लगभग 60% हम रूस से मंगाते हैं, 19% हम अमेरिका से मंगाते हैं, 11% रक्षा हम इजराइल से मंगाते हैं और 7% हम फ्रांस से रक्षा उपकरण मंगाते हैं। 2007 से लेकर अब तक यानी 2020 तक 1.24 लाख करोड़ का आयात हम अमेरिका से कर चुके हैं रक्षा उपकरण का। अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 तक 3.5 लाख करोड़ का रक्षा उपकरण भारत मंगा चुका है। तो इतना भारत ने इंपोर्ट कर लिया है अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 तक। वित्त मंत्री ने रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत राहत पैकेज के तहत इन्होंने जो ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा सेक्टर में 49% का एफडीआई था और इसे बढ़ा करके 74% का एफडीआई कर दिया गया है रक्षा सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से। साथ ही साथ रक्षा सेक्टर में स्टार्टअप की आवश्यकता और बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करने के लिए रक्षा उत्कृष्ट के लिए नवाचार हेतु एक योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है आईडेक्स। आईडेक्स क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस को अगले 5 वर्षों के दौरान 300 और स्टार्टअप के साथ जुड़ने और 60 नई तकनीक और उत्पादों को विकसित करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। तो हम नया स्टार्टअप को डेवलप कर रहे हैं, नया स्टार्टअप को हम विकसित कर रहे हैं, उसे टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उसे इनोवेशन कर रहे हैं ताकि वो रक्षा सेक्टर को आत्मनिर्भर करने में भारत का सहयोग कर सकें। और इसी तरह से एक मिशन है जिसका नाम है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। नवाचार यानी इनोवेशन और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के विकास के बढ़ावा देने के लिए ये काम कर रही है। तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ एक डिफेंस कॉरिडोर का भी कॉन्सेप्ट है। डिफेंस कॉरिडोर क्या है? तो जैसे उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे का निर्माण हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो पर्टिकुलर वो क्षेत्र होगा वहाँ पे हम डिफेंस से रिलेटेड उपकरण तैयार करेंगे। भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए उस क्षेत्र में डिफेंस से रिलेटेड उपकरण तैयार करेगा। तो उत्तर प्रदेश के 6 शहर को डिफेंस कॉरिडोर के तहत शामिल किया गया, जिसमें लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, अलीगढ़ है, चित्रकूट है और झांसी है। यहाँ पे हम डिफेंस से रिलेटेड उपकरण तैयार करेंगे। और तमिलनाडु के 5 शहर को शामिल किया गया है जिसमें चेन्नई है, होसूल है, सलेम है, कोयम्बटूर है और तिरुचापल्ली है। तो इस जगह को डिफेंस कॉरिडोर में शामिल किया गया है, वो जगह जहाँ हम पर्टिकुलर कुछ डिफेंस उत्पाद तैयार करेंगे। इसका ही कॉन्सेप्ट है डिफेंस कॉरिडोर। तो ये सारे के सारे काम जो है सरकार कर रही है। क्यों? क्योंकि हम रक्षा सेक्टर में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, हम विदेश से रक्षा उपकरण नहीं मंगाना चाहते हैं।
कर्ज केंद्र ले या राज्य ले, इकोनॉमी पे होगा उल्टा असर। ऑलरेडी कल हमने डिटेल से डिस्कस किया है। जीएसटी कंपनसेशन क्या है, केंद्र सरकार ने क्या दो विकल्प राज्य सरकार को दिया है, और एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड काफी चर्चा में है। एक्ट ऑफ गॉड, दैवीय आपदा की स्थिति। दैवीय आपदा की स्थिति क्या होती है, कल हमने डिटेल से डिस्कस किया, आज हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बाकी आप इसको पढ़ लेना। देखो, डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को विश्व बैंक ने रोका। एक बार रैंकिंग देख लेते हैं। 2019 में भारत की रैंकिंग 63rd रही है, 18 में रही है 77, 2017 में थी 100 पोजीशन पे थे, 2016 में 130 पोजीशन पे थे। तो ये हमारी रैंकिंग है, लेटेस्ट रैंकिंग रही है 63rd। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन आप ये चीज़ जानकारी आपको होना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत भारत की 63rd रैंकिंग दी गई है, इसमें पूरे भारतवर्ष को शामिल नहीं किया गया था। पूरे भारतवर्ष में पटना में, मान लो बिहार के पटना में या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, वहाँ की सरकार ने क्या रिफॉर्म्स किया है उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शामिल नहीं किया गया। सिर्फ 2 शहर को, दिल्ली और मुंबई, इंडिया के मात्र 2 सिटी के जो सरकार है वहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट की है, वहाँ पे जो सुधार किया है, उसी सुधार के आधार पे पूरे भारत का मूल्यांकन किया जाता था, जो मुझे भी नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सही है। तो अच्छा ही कदम है कि वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फिलहाल रोक लगा दिया। भारत को फिर से जीएसपी सुविधा मिलने की उम्मीद बढ़ी। इंडिया और अमेरिका संबंध हमने कई बार डिस्कस किया है, और इंडिया और अमेरिका संबंध की जब हम चुनौती के बारे में डिस्कस करते थे तो हमने कई बार आपसे कहा है कि जीएसपी से बाहर कर देना भारत और अमेरिका संबंध के बीच में एक नकारात्मक पॉइंट है। जीएसपी क्या होता है? जनरलाइज्ड प्रेफरेंस सिस्टम। अमेरिका सरकार ने $190 मिलियन के उत्पाद की जीएसपी से बाहर कर दिया था। $190 मिलियन का जो प्रोडक्ट जो भारत से अमेरिका जाता था, उस पर किसी भी तरह का कोई टैरिफ नहीं लगता था। तो इसको जीएसपी से बाहर करने का मतलब था कि अब इस पर टैक्स सरकार लगाना शुरू कर दी वहाँ पे। और इसमें क्या होता था, नॉर्मली जो है जैसे चमड़ा हो गया या बेसिक सामान होता था वो होता था, तो इसको जो है जीएसपी के तहत दायरे से बाहर कर देना भारत और अमेरिका के संबंधों को कहीं ना कहीं प्रभावित किया था। और अब फिर से चर्चा है कि जीएसपी सुविधा फिर इंडिया को मिलेगी, राइट। एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर विकास के लिए चुनौती। एक चुनौती नाम का, केंद्र सरकार ने एक चुनौती नाम का अभियान शुरू किया, प्रतियोगिता शुरू किया है। बस बेसिक इंफॉर्मेशन याद रख लेना, चुनौती नाम का अभियान शुरू किया है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के विकास को बढ़ावा देने के लिए टायर 2 सिटी में। टायर 2 सिटी कौन सी सिटी आती हैं? टायर 1 सिटी पहले समझ लो कौन सा है, जैसे बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, ये सब जो है टायर 1 सिटी है। टायर 2 सिटी कौन सा हुआ? आगरा, अजमेर, अलीगढ़, काफ़ी बड़ा नाम है। तो टायर 1 सिटी को छोड़ करके जो मेजर जितने भी सिटी हैं वो टायर 2 सिटी में है। पटना, रांची, लखनऊ, कानपुर, ये सारे के सारे टायर 2 सिटी में है। तो टायर 2 सिटी या टियर 2 सिटी के लिए जो है सरकार ने चुनौती नाम का एक नया अभियान शुरू किया। बेसिक इंफॉर्मेशन है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको भी एक बार देख सकते हैं आप। उइगर समुदाय लगातार चर्चा में बना हुआ, तो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रख लेना। उइगर समुदाय कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो चीन से बिलोंग करते हैं। चीन के मुस्लिम समुदाय उइगर समुदाय है। ओके, इतना ही न्यूज़ था हमारे पास। चलते हैं क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता उत्सव। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। लेकिन जब आप सर्च करोगे विकिपीडिया पे या अन्य जगह सर्च करोगे तो आपको नॉर्मली वहाँ मिल जाएगा टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर नेचर जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम नहीं है बल्कि फोकस है। तो याद रख लेना, फोकस है टाइम फॉर नेचर, प्रकृति के लिए समय। थीम क्या है? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। और साथ ही साथ इसको कोलंबिया में मनाया गया, इस बार इसको सेलिब्रेट किया गया है कोलंबिया में। और इसकी शुरुआत हुई थी 1974 से इसकी शुरुआत हुई थी। और बीट एयर पोल्यूशन जो है ये पिछले वर्ष की थीम थी। बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन ये थीम थी 2018 की, उस समय में भारत इसको सेलिब्रेट किया था। 19 में इसको चीन में सेलिब्रेट किया गया था और 20 में इसे कोलंबिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।